हेलो एवरीवन, मैं यज्ञदत्त मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान यज्ञ फैमिली में। सबसे पहले आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स यानी कि प्रकारों को जाना था और काफ़ी बेहतरीन सवाल भी हमने सॉल्व किए थे। होप वो टॉपिक अब आपके माइंड में पूरी तरह से छप चुका होगा। ठीक। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक होने वाला है। इसकी मैं 200% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। आज हम बाल विकास कहो या फिर मानव विकास कहो, उसकी अवस्थाओं को जानेंगे, समझेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ठीक। किस मनोवैज्ञानिक ने कितनी कितनी अवस्थाएं बताई है, अलग अलग स्टेजेस को पढ़ कर के कंफ्यूज हम हमेशा होते हैं ना। अब हम कंफ्यूज होने के बजाय एनसीईआरटी किसे मानता है, किसे फॉलो करता है और उस आधार पर हमें किन किन स्टेजेस को खास तौर पे याद रखने की ज़रूरत है, हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ओके। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा कि पेन और कॉपी ले करके जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है। साथ में हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। ओके। ठीक। आज हम बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत, समझ लो, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वो टॉपिक क्या है? विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को जानने से पहले ये जान लो कि आखिर इन अवस्थाओं को हम पढ़ क्यों रहे हैं, यानी कि इन अवस्थाओं को जानना आखिर इतना आवश्यक क्यों है। ठीक। ठीक है। यानी कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, ये मनुष्य जन्म से वृद्धावस्था तक किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, कौन कौन सी स्टेजेस पे उसमें कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले विकास की अवस्थाओं को जानने की आवश्यकता आखिर क्यों है? तो पहला यहाँ देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को, बहुत सारे कारण हैं जानने को, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं वो हो सकती हैं आपकी। पहली तो बालक की विशेषताओं को समझने हेतु। ठीक। टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक। बालक में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें पहचान करके हम उसे उसकी भविष्य में क्या वो बनेगा और किस तरह का एक व्यक्तित्व उसका निखरेगा, उसको हम दिशा दे सकते हैं। ठीक है। उसके अनुसार हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं। ओके। दूसरा, उचित शिक्षण विधि चुनने हेतु। देखो, यदि शिक्षक को यह पता हो ना कि बालक किस अवस्था में है, तो वह उसी के अनुसार पढ़ाने का तरीका चुन सकता है। अगर उसको हम ये कह देंगे कि मान लो हम 4 साल या 5 साल के बच्चे को कह देंगे चल 10 पन्ने का इस कोई भी एक टॉपिक दे दिया और कह दिया कि चलो 10 पन्ने का इसका आंसर लिखो, तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख सकता ना। हमें उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसे उस तरीके की शिक्षण विधियाँ चुननी होंगी कि वो आसानी से याद कर सके या फिर समझ सके। ठीक है। तो विकास की किस अवस्था में है, उस अवस्था के अनुसार उसे कौन सी टीचिंग मेथड अप्लाई करके उसे पढ़ाने की ज़रूरत है, वो चुनने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है? व्यवहार मार्गदर्शन हेतु। व्यवहार मार्गदर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो बिहेवियर के तौर पे सबसे कठिन दौर होता है, वो होता है कौन सा? किशोरावस्था। उसमें खास तौर पे जब बच्चा होता है, वह बहुत ही उलझनों में घिरा होता है। ठीक है। तो इमोशनली उसका जो बिहेवियर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। यानी कि कभी क्रोध में आता है, कभी खुश होता है, कभी एकदम ही खोया खोया सा रहता है। तो अगर हमें पता होगा कि यह विकास की कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था वाली स्टेज में अभी है, तो हम उसके जो भी व्यवहार वो करेगा उसको हम समझ सकेंगे और समझ करके उसे हम एक सहानुभूति की अगर उसे आवश्यकता है तो वो दे सकते हैं, या फिर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर समझाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे समझा सकते हैं। तो क्लियर है कि विकास की अवस्थाओं को जानने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास यानी कि डेवलपमेंट की, ठीक है, विकास की अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। क्लियर है? अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। ठीक। तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे, यूँ तो मनोवैज्ञानिक हैं,
ठीक है, जिन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस नाम आता है श्रीमती हरलॉक जी का। एलिजाबेथ बी हरलॉक इनका नाम है। ये अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। और इनकी फेमस बुक है, उनका नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। ईबी हरलॉक जी ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नामक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने विकास की अलग अलग अवस्थाओं का जिक्र किया और विकास की परिभाषा इन्होंने ये दी कि विकास जो है एक निरंतर, क्रमिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, विकास की हमने शुरू में परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। तो उसमें एलिजाबेथ हरलॉक ने जो परिभाषा दी है वो ये कहती है कि विकास जो है वो एक निरंतर, क्रमिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। देखो, इन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं कुल कितनी है, देखो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, यानी कि फर्टिलाइजेशन या फिर कंजम्पशन से जन्म तक, कंसेप्शन से लेकर के जन्म तक। ठीक। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, यानी कि जन्म जब बच्चा ले लेगा उसके बाद से लेकर के 2 वीक्स तक, ठीक है, इस दुनिया में आने के बाद से लेकर के 2 सप्ताह तक। उसके बाद तीसरी अवस्था है बचपनावस्था, यानी कि बेबीहुड। ठीक है, गर्भावस्था को कहते हैं प्रेगनेंसी या फिर प्रीनेटल स्टेज। शैशवावस्था को कहेंगे इन्फेंसी। बचपनावस्था को कहेंगे बेबीहुड। ठीक है, ये 3rd वीक से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है। उसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड, जिसके 2 टाइप्स हैं। एक अर्ली यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 साल तक मानी जाती है। उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेज आती है वयः संधि। ठीक है, संधि मतलब जोड़, जोड़ मतलब जोड़ रहा है, एक ब्रिज का काम करेगा। किसको? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य में ये एक पुल का काम करता है। यानी कि बच्चा जो है चाइल्डहुड से अब एडोलसेंस की तरफ बढ़ता है, तो उसके बीच में ये पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। ठीक है, इसे ही हम प्यूबर्टी कहेंगे। इसी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो उभर के सामने आना शुरू हो जाते हैं, परिपक्वता की तरफ बढ़ता है बालक। ठीक है, उसके बाद आता है किशोरावस्था, जिसमें किशोरावस्था को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। पहला पूर्व किशोरावस्था और दूसरा उत्तर किशोरावस्था, जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस। आगे हम एक एक अवस्था को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, किशोरावस्था के बाद आदमी एडल्टहुड की तरफ चलता है, बढ़ने लगता है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। यह 21 से 40 साल तक चलेगी। उसके बाद मध्यावस्था, मिडिल एज की स्टेज में पहुंचेगा वह व्यक्ति या इंसान या वह बालक, अब बड़ा हो चुका है ना, तो मिडिल एज जो चलता है 41 से 60 साल। उसके बाद वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, यह 60 के बाद आपकी मृत्यु तक की जो अवस्था है वो ओल्ड एज आएगी। ठीक, स्पेशली जो गर्भावस्था है ना, प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रेगनेंसी वाला स्टेज, उसका स्पष्ट उल्लेख हरलॉक जी ने किया था। ठीक है, श्रीमती हरलॉक, ठीक, महिला थी ये। इसी प्रकार रॉस की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, अच्छा, किस बेस पे इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया है हरलॉक जी ने? इनके जो वर्गीकरण का आधार था वह था आयु क्रम। ठीक है, यानी एज क्रमशः बढ़ता चला जाता है ना, जन्म से फिर 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते, तो इन्होंने आयु का जो क्रम है, सीक्वेंस है, उसको बेस बनाया। और जो रॉस जी हैं उन्होंने व्यवहारिक और सामाजिक परिपक्वता, ठीक है, इसे बेस मान करके अपनी जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, शैशवावस्था 1 से 3 साल, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल, और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, और एडोलसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो सब देखो, अब जो सामान्य वर्गीकरण है, ठीक है, बाल विकास की जो अवस्थाएं का सामान्य वर्गीकरण है, इस तस्वीर में देखो इन्फेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि शैशवावस्था। दूसरा क्या है? चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, और तीसरा किशोरावस्था। क्लियर? जो बाल्यावस्था उससे मैंने बताया ना कि जनरल जब क्लासिफिकेशन होता है तो बाल्यावस्था भी 2 हिस्से में पढ़ी जाती है। ठीक है, पहला पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। ठीक, अब देखो प्रमुख अवस्थाएं जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, ठीक है, जिसे सभी ने माना है,
ठीक है, हम सभी इसको जनरलाइजेशन करके पढ़ते हैं। उसमें 5 अवस्थाएं मुख्य हैं। पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी पूर्व बाल्यावस्था, चौथी मध्य या फिर उत्तर बाल्यावस्था और पांचवी किशोरावस्था। ठीक, एज ग्रुप वही है जो हम अभी तक पिछली स्लाइड में आपने देखी। ठीक, गर्भावस्था 9 महीने या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह वीक्स की होगी। शैशवावस्था जो होगी 0 से 2 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था, टोटल बाल्यावस्था तो आपकी 2 से 12 चलेगी, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 रहेगी और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और जो एडोलसेंस है वह किशोरावस्था में प्रवेश कर जाएगा। वो दौर होगा 12 से 18 का, लेकिन WHO मानता है 10 से 19 साल। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए पहली अवस्था। ठीक, जो पहली अवस्था है साथियों, आज हम बात करते हैं गर्भावस्था की। मतलब कि जब हम सब, ठीक है, हम सभी अपनी अपनी मम्मा के पेट में रेंट फ्री रहते हैं। ठीक है, फ्री का खाना पीना उड़ाते हैं और धीरे धीरे फुल रेडी होकर के इस दुनिया में एंट्री लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब दुनिया खूबसूरत भी होती है या फिर जालिम कह लो, बस तैयारी करते हैं आने की। ठीक, अब आप कहोगे सर आपने ये गर्भावस्था शब्द का प्रयोग तो किया, तो इसका मतलब भी बता दो ना। अरे भाई समझाता हूँ। देखो, गर्भावस्था को हम कई अलग अलग नामों से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंग्लिश नाम इसका जान लेते हैं। ठीक है, वो होता है प्रेगनेंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। क्लियर? अन्य नाम क्या हो सकते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। अन्य नामों में हम क्या और पढ़ सकते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। क्लियर? अब कहोगे सर नाम तो जान लिया, वो तो लिखा हुआ है, जो लिखा है आपने वही पढ़ दिया, लेकिन इसका मतलब तो समझाइए। तो अरे भाई रुको, वही बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखो, गर्भावस्था जो लिखा है प्रेगनेंसी, वह होता क्या है? तो ये जान लो कि जो प्रेगनेंसी है वो समय होता है जब फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन कहा जाता है। ठीक है, जो गर्भावस्था है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, जिसे कि क्या कहा जाता है हिंदी में? हिंदी में निषेचन कहा जाता है, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो बच्चा है माँ के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पलता है। देखो अलग अलग स्टेजेस हैं। फाइनली इस वाले स्टेज में आकर के पल रहा होता है ना, फिर उसका फिर इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक, और वहीं पे यूट्रस में यानी गर्भाशय में पलते पलते डेवलप होता है और जन्म तक, जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता, यानी कि इस दुनिया में वो नहीं आ जाता, तब तक वहीं रहता है और इस दुनिया में आकर के कैसे जीना है उसकी ट्रेनिंग लेता है, खाता पीता है और मस्त समझ लो अपनी बॉडी बना रहा होता है। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के प्रसव तक की अवधि जो है, यानी कि बर्थ तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो प्रेगनेंसी इज द पीरियड ऑफ फ्रॉम कॉन्सेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। क्लियर है इतनी बात? ठीक, देखो प्रेगनेंसी की जो अवधि होगी 280 दिनों की रहेगी, 280 डेज। क्लियर? 280 डेज यानी कि 40 सप्ताह और या फिर 9 माह। ठीक, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 270 अप्रॉक्स, लेकिन इसे माना जाता है कितना? 280। ठीक है, 40 सप्ताह। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब देखो परिभाषा मैंने बता दिया, कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक, अब देखो बालक के जन्म के पूर्व ही उसका विकास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, बालक के जन्म के पूर्व ही उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे? माता के गर्भाशय में, यूट्रस में। और कुल कितने दिन तक वो वहाँ पे रहेगा? 280 दिन तक। इतना हमने जान लिया। ठीक, और उसमें जो भी चेंजेस होंगे मेनली उसके क्या होंगे? फिजिकल चेंजेस होंगे, शारीरिक परिवर्तन होंगे। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना। ठीक, जन्म से पूर्व ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। वुम्ब टू टोम्ब चलती है ना, वो यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक। तो गर्भ के अंदर जब तक पलेगा तब तक जो चेंज होंगे उसकी शारीरिक एस्पेक्ट में होंगे। ठीक है, शारीरिक पहलुओं में परिवर्तन होंगे
और यह अवस्था स्टार्ट हो जाएगी कब से? माता के गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन से। अब सर गर्भाधान क्या होता है? कॉन्सेप्शन। तो गर्भाधान वह प्रक्रिया है जिसमें कि पुरुष यानी कि पिताजी पप्पा के शुक्राणु यानी कि स्पर्म और स्त्री यानी मम्मी के अंडाणु यानी कि एग सेल के मिलने से जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है क्या आपका? गर्भाधान या फिर कंसेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन। इतना बात समझ में आ गया? इतनी बात ठीक। अब देखो, मैंने बताया कि वो बच्चा 280 दिनों तक रहेगा और ट्रेनिंग लेगा इस दुनिया में आकर के कैसे जीना है उसकी। ठीक, सर वो बच्चा कितने दिन तक ट्रेनिंग लेता है? ठीक, 280 दिन तक लेगा। ठीक है, और इस दौरान बेबी समझ लो एक स्टूडेंट की तरह रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। कब हाथ हिलाना है, कब मम्मा के पेट में पैर मार के उनको तंग करना है, और बाहर की दुनिया वालों को ये बताना है कि देखो मैं अंदर तैयारी कर रहा हूँ तुम सबसे मिलने की। ठीक है, अब आप कहोगे कि अच्छा तो इसे गर्भावस्था कहते हैं, लेकिन सर आपने तो एक और शब्द यूज़ किया था ना, प्रसव पूर्व अवस्था। तो ये प्रसव पूर्व अवस्था शब्द का प्रयोग किया, और वो प्री नेटल, इंग्लिश में प्री नेटल कहा ना, प्रसव पूर्व कहा, और क्या कहा था? प्री नेटल। तो उसका मतलब भी समझा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है भाई, लो बताता हूँ। देखो, एक्चुअली में ना गर्भावस्था को ही क्या कहा जाता है? इक्वल टू प्रसव पूर्व अवस्था। क्लियर? ठीक, अब देखो इसमें एक शब्द है क्या? प्रसव। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी या फिर चाइल्ड बर्थ। क्लियर? अब इस प्रसव शब्द का मतलब अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। एक भी शब्द देखो, एक भी शब्द मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा सीडीपी पढ़ाते वक्त जिसका मतलब तुम सबको पता ना हो। ओके, सीडीपी को शरबत की तरह घोल के हम पीने वाले हैं। ठीक है, शरबत की तरह घोल के पिला दूंगा। बस तुम सपोर्ट करते रहो। इतनी बढ़िया क्लास चल रही है और लाइक करने से कतरा रहे हो आप लोग। हाँ, लाइक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, क्लिक ही तो करना है। ज़्यादा मेहनत थोड़ी लगती है भाई, मस्त उंगलियों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे भाई क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट तो करो। इतनी बढ़िया क्लास, इतनी शानदार क्लास चल रही है, फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रसव पूर्वावस्था को, तो मतलब उसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर है क्या ये प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्वावस्था। ठीक, तो प्रसव देखो प्रसव सबसे पहले पढ़ते हैं ना। ये टोटल वर्ड जो है प्रसव पूर्व अवस्था लिखा हुआ है, तो इसमें हम प्रसव को समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो प्रसव को अगर मैं परिभाषित करूं तो यह वो मतलब प्रोसेस है, प्रसव वह प्रक्रिया जिसमें कि जो शिशु होता है ना, बेबी, वो शिशु और प्लेसेंटा गर्भावस्था पूरी हो जाने के बाद माता के गर्भाशय यानी कि यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जन्म की प्रक्रिया होती है जब। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रसव वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु यानी कि बेबी विथ प्लेसेंटा, इसे ही अपरा कहा जाता है ना, ये प्रेगनेंसी वाली स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद क्या होते हैं? माँ के गर्भाशय से, गर्भाशय का मतलब यूट्रस से बाहर आते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? देखो सर, अब प्रसव पूर्व इसे तो समझा दिया आपने, है ना, लेकिन इंग्लिश में प्रीनेटल भी तो लिखा हुआ है। प्रीनेटल का मतलब भी समझा दो। तो देखो, प्रीनेटल में एक शब्द दिख रहा है ना, नेटल, NATAL। तो इस जो नेटल वर्ड की जो उत्पत्ति है वह हुई है किससे? नेटालिस। ठीक है, और ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक ना, सॉरी ग्रीक नहीं, ये एक लैटिन वर्ड है। ओके,
जो नटैलिस है यह एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ क्या है? रिलेटेड टू बर्थ। रिलेटेड टू बर्थ हिंदी में कहा जाए तो जन्म से संबंधित, ठीक, या फिर जन्म का। क्लियर है? तो प्रीनेटल जो शब्द है, इसमें जो नेटल वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति जो है नटैलिस वर्ड से हुई है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इस नटैलिस का अर्थ है रिलेटेड टू बर्थ, या फिर जन्म से संबंधित, या फिर जन्म का। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर के अगर फाइनली बात की जाए तो जो प्रेगनेंसी है यानी कि गर्भावस्था है वो क्या है? माता के पेट में रह करके डेवलप होकर जन्म लेने के पहले तक की अवस्था। ठीक, प्रेगनेंसी है वो क्या है? बेबी के माता के गर्भ में रहकर डेवलप होकर जन्म लेने के पहले तक की अवस्था है। क्लियर है? पहले तक की, पहले से हुआ प्री, और जन्म लेने की यानी जन्म का किससे था? नेटल। ठीक है, तो बन गया ना ये प्री नेटल। क्लियर है? शब्द के अर्थ समझ में आ गए? प्रसव पूर्व। प्रसव का मतलब था कि वह प्रक्रिया था जिसमें शिशु प्लेसेंटा ये सब सहित क्या होता है? माता के गर्भ से बाहर आता है। ठीक, और यह आने से पहले जिस अवस्था में है यानी कि प्री नेटल, ठीक है, माता के गर्भ में रह करके डेवलप होकर के जन्म लेने के जस्ट पहले तक वो जिस अवस्था में है वो प्री नेटल अवस्था। क्लियर इतनी बात? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या इतना आसान होता है जन्म देना एक शिशु को? बिल्कुल भी नहीं। कई सारी जटिल प्रक्रियाओं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। उसके परिणाम स्वरूप असहनीय दर्द सहने के बाद माँ एक शिशु को जन्म देती है। ठीक, अच्छा, असहनीय दर्द का मैंने शब्द का प्रयोग किया, तो असहनीय दर्द से एक टर्म है लेबर। ठीक, लेबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसव वेदना। ठीक, यहीं से किसकी शुरुआत होती है? प्रसूति की। किसकी? प्रसूति वर्ड। ठीक है, इसे ही कहते हैं पार्चुरेशन। समझ लो यह वह अवस्था है जिसमें यूट्रस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, यह वह अवस्था है, कौन सी अवस्था? प्रसूति। वह अवस्था है या प्रोसेस है जिसमें गर्भाशय में संकुचन होंगे और चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी की प्रोसेस शुरू होगी। क्लियर है इतनी बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसके भी ना 3 चरण होते हैं। ठीक, जो प्रसव या फिर प्रसूति है ना, इसके भी 3 चरण होते हैं। पहला स्टेज को बोलते हैं डायलेशन। ये सब उतना पूछेगा नहीं, बट नॉलेज के तौर पे मैं बता रहा हूँ। प्रसार चरण। ठीक, यह सबसे कम समय की अवस्था है। इसमें क्या होता है? जो यूट्रस यानी गर्भाशय है उसमें नियमित संकुचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो सर्विक्स होता है यानी कि गर्भमुख वो धीरे धीरे ओपन होगा। क्लियर? दूसरा स्टेज होता है एक्सपल्शन, यानी कि शिशु जन्म चरण। ठीक, इस वाली अवस्था में क्या होगा? इसमें एक्चुअल में ना डायलेशन जो है ये सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, और जो एक्सपल्शन है, शिशु जो बाहर आता है, जन्म, माता जोर लगाती हैं और शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है, तो ये इस वास्तविक प्रसव जो है ना यही होता है, एक्सपल्शन वाला स्टेज। ठीक है, ये सबसे कम समय की अवस्था है। ठीक, और जो तीसरा है प्लेसेंटल स्टेज, इसे हिंदी में कहते हैं अपरा निष्कासन चरण। देखो कितना खतरनाक शब्द है, अपरा निष्कासन चरण,
यानी कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माता के शरीर से बाहर निकलता है और इसी स्टेज के बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। जितना भी ब्लीडिंग होता है ना, उसे कंट्रोल किया जाता है। इतना क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर क्लियर है। अब देखो, प्रसव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना। पहला नॉर्मल या फिर वेजाइनल डिलीवरी बिना ऑपरेशन के नेचुरल तरीके से, और एक होता है सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि सिजेरियन प्रसव, सी सेक्शन कहते हैं ना, ये ऑपरेशन द्वारा होता है। और जब कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर जटिलता वाली स्थिति होती है ना, तब एब्डोमेन में चीरा लगा करके प्रसव कराया जाता है। और तीसरा होता है एक सहायक प्रसव कहते हैं उसे, असिस्टेड डिलीवरी, यानी उसमें फोर्सेप्स या फिर फोर्सेप्स का प्रयोग या फिर वैक्यूम, ये सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रसव करवाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक। अब देखो, प्रीनेटल स्टेज जो है ना, उसकी उसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक, 3 स्टेज हैं। पहला क्या है? गर्भाधान। ठीक, जर्मिनल स्टेज, इसी को जाइगोटिक पीरियड भी कहते हैं, सीड स्टेज ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक, इसे ही अंकुरावस्था भी कहते हैं, यानी कि इसी स्टेज से किसी जीव के विकास की शुरुआत होती है। आगे हम इसको अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, प्रोसेस में समझा दे रहा हूँ। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तस्वीर है ये। ठीक है, ये कंप्लीट, ये जो है ना बीच का हिस्सा, ये है माता का गर्भाशय, यूट्रस, जिसमें बच्चा पलता है। ओके, और गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक क्या होते हैं? ओवरी, यानी कि अंडाशय, इसे ही कहते हैं। ठीक, और ये दोनों तरफ होंगे ना एक एक, और इन दोनों में जो फीमेल होती हैं उनके शुरू से ही लाखों एग्स, ठीक है, इसमें होते हैं। और जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, उसके बाद हर माह एक एक एग सेल जो है वो मैच्योर यानी परिपक्व होकर के निकलता जाता है। ठीक, तो प्रोसेस में आखिर होता क्या है इसमें? देखो, सबसे पहले क्या होता है, अब इसी को जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया गया है ना, यहाँ पे है मान लो खूब सारे एग। ठीक, यहाँ से मैच्योर होकर के एक एग देखो यहाँ पे आया है, दिख रहा है। और जब कंसेप्शन वाली अवस्था होगी, तो जो मेल स्पर्म है, ठीक है, वो क्या होगा, वजाइनल एरिया से इंटर करेगा, और फिर स्पर्म मोटाइल होता है ना, गति होती है उसमें, वह मोटाइल गति करते 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 कहाँ जाएगा? अब यहाँ देखो, इधर दिखा रहा हूँ मैं, गति करते करते चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये वाला जो है ना एरिया फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, इतना एरिया। अब यहाँ पे क्या रहता है, एग सेल पड़े रहेगा। ठीक, ये स्पर्म जो है वो गति करते करते पहुँचता है कहाँ पे? एग सेल में, और एग सेल की वॉल को भेद करके वो क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। किसे? एग सेल को। कौन? स्पर्म सेल। देखो इस तस्वीर में, देखो कई सारे हैं ना, मिलियंस नंबर्स में ये रिलीज होते हैं, और उसके बाद फिर ये इनमें एक रेस लगी होती है, कौन सबसे पहले जाकर के एग सेल की दीवार को भेद करके उसके अंदर इंटर करेगा। ठीक, और जैसे ही पहला स्पर्म सेल एग की वॉल को भेद करके इंटर करता है, वैसे ही ये वॉल फ्रीज हो जाती है, और उसके बाद फिर इसका न्यूक्लियस और ये एग आपस में मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे सेल डिवीज़न प्रारंभ होगा, यानी कोशिका भी विभाजन, और एक कोशिका से 2, 2 से 4 से 6 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और ये फिर एक कई गुच्छों में बहुत सारी कोशिकाओं का एक समझ लो गेंदनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक मास स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं कि यह अवस्था होती क्या है। पहली वाली अवस्था यानी कि जर्मिनल स्टेज, युग्मनज इसमें बनता है। कैसे क्या होता है? देखो, जर्मिनल स्टेज में जर्म जो होता है उसका मतलब होता है क्या? सीड। ठीक, जर्म मतलब सीड या फिर बीज या फिर मूल, ओरिजिन, या फिर प्रारंभिक कण, इनिशियल सेल, जिससे क्या होगा, किसी जीव के विकास की शुरुआत होगी। ठीक है, उसे जर्म कहेंगे, और किसी विकास की शुरुआत से जुड़ा हुआ टर्म है वो क्या है? जर्मिनल। क्लियर है इतनी बात? और इसकी अवधि होती है 0 से लेकर के 2 सप्ताह, 0 से लेकर के 2 सप्ताह इसकी अवधि होती है। यह प्रोसेस कैसे होता है? देखो, माता के ओवरी से
एग सेल निकलेगा, ठीक। और इस एग सेल को ही क्या कहते हैं हिंदी में, अंडाणु या फिर ओवम, और इसके बनने की प्रोसेस को कहते हैं oogenesis, ठीक। या फिर इसे ही कहते हैं फीमेल गैमेट, ठीक। मैं यहाँ समझाता हूँ देखो, यह है फीमेल, ये है मेल। माता से क्या निकला, एग, पिता से स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये एग है और ये है स्पर्म, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो फिर कोशिका विभाजन शुरू होगा उसके बाद जायगोट का निर्माण होगा। उसके बाद ये कई सारी कोशिका विभाजन, कई सारी कोशिकाओं में इसमें धीरे धीरे डिवीज़न होगा। फिर आगे चल के सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि हर कोशिका एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाने लगती है। पूरे टाइम सोचो, एक छोटे से कोशिका से एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होना इतना आसान है क्या? हर शरीर के मतलब शरीर के निर्माण होने के बाद कई सारे अंगों में विभाजित होता है वो कोशिका, और हर एक अंग को अपना अपना ड्यूटी सौंप देता है, अपने अपने कार्य की। तुम्हें ये करना है, लंग्स तुम्हें सांस लेना है, हार्ट तुम्हें ब्लड पंप करना है, ये सब। तो वो सब चीज़ें प्रोसेस जो होती है वो सेल डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस होती है, यानी कि सेल जो डिफ्रेंशिएट करता है कि एक ऑर्गन के रूप में। क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसे युग्मनज हिंदी में कहा जाता है। और यही युग्मनज जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। और डेवलप कैसे होगा, कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका फिर डिवाइड होकर के 2 से 4, 16, 32 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, और फिर क्या निर्माण कर देंगी, एक भ्रूण का, भ्रूण वाली स्ट्रक्चर का। और वो क्या होगा, जा कर के गर्भाशय की दीवार पर स्थापित हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो दूसरा स्टेज कौन सा हो सकता है, भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जर्मिनल स्टेज में एग और स्पर्म मिला, जाइगोट बनाया, ठीक, सेल डिवीज़न हुआ, और फिर जब भ्रूण का निर्माण हुआ तो वो जाके स्थापित हो गया कहाँ पर, माता के गर्भाशय में, यूट्रस में, यूट्रस की दीवार पे, ठीक। अब दूसरी स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक। इसमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, ठीक है, जनरेट होना। और यहाँ लिखा है अंगों की नींव रखी जाती है, यानी कि जितने भी आपके अंग हैं वो यहीं से बनना शुरू होते हैं। अंगों की संरचना, स्ट्रक्चर सब यहीं से शुरू होती है। कौन सी अवस्था से, एम्ब्रियोनिक वाली अवस्था से। यहीं पे हार्ट, लंग्स से सारी चीज़ बनेगी, और हृदय की जो सबसे पहली धड़कन शुरू होती है वह ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। सिर, आंखें, हाथ, पैर, इन सब का प्रारंभिक विकास होगा, ठीक। और देखो ये वाला पॉइंट देखना, यह सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था है, ठीक। ये वाली अवस्था जो है, कौन सी अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, टेराटोजन के लिए। ये टेराटोजन क्या है, टेराटोजन क्या है, देखो टेराटोजन को मैं बताऊं तो यह वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या फिर बाहरी कारक होते हैं जो कि एम्ब्रियो के विकास के दौरान असामान्यताएं पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, असामान्यताएं पैदा कर सकते हैं, टेराटोजन। अब देखो सर ये कैसा अजीब सा नाम है, सिंपल सा है, जितने भी बाहरी फैक्टर होंगे, जो भी चीज़ें, दवाई हो सकता है, स्मोकिंग करता है, कोई नशे का आदी है, शराब पीता होगा, या फिर कोई दवाइयाँ लेते होगी किसी बीमारी के लिए, उल्टी लग रहा है तो उल्टी के लिए दवाई खा लिया, मेडिसिन ले लिया मार्केट से जा करके, मेडिकल स्टोर से बोल करके, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे की ज़रूरत पड़ गई, मान लो कहीं गिर गया, हड्डी कहीं टूटी, एक्सरे करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो गर्भावस्था में पल रहे बालक के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उसके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, उसे ही क्या कहा गया है, टेराटोजन, ठीक। लिखा ना यहाँ पे देखो, टेराटोजन वह बाहरी कारक, एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो कि भ्रूण के विकास के दौरान एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि असामान्यता या फिर बर्थ डिफेक्ट्स, जन्म दोष को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। इसके टाइप्स देखो क्या क्या है केमिकल कंपोनेंट, शराब, निकोटीन, ड्रग्स जैसे कि कोकीन, हेरोइन, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शराब, अल्कोहल अगर कोई कंजप्शन करती है माता, ठीक, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो वो बच्चा होगा वो क्या होगा, कम वजन का होगा,
ठीक है, ये पॉसिबल है। असामान्य चेहरा भी हो सकता है, जो बच्चा पैदा होगा वो अजीब सा चेहरा लेकर के पैदा हो सकता है। आईक्यू पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बुद्धिमत्ता पे, आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो कम हो सकता है उस बच्चे का। और उसको साथ ही जब वो बच्चा हो सकता है बड़ा हो तो व्यवहार संबंधी समस्याएं भी फेस कर सके, बिहेवियर, ठीक है। और साथ ही जो अल्कोहल है वो इजीली क्या हो सकता है, क्रॉस करके प्लेसेंटा के थ्रू ना उस बच्चे तक पहुंच करके उसके ब्रेन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अल्कोहल पीने से क्या हानि हो सकती है, इतना क्लियर है। अब जान लेते हैं निकोटीन या फिर स्मोकिंग, इससे क्या हानि हो सकती है। तो देखो, जो माँ अगर इस स्मोकिंग या फिर निकोटीन का सेवन करेगी तो उसमें खतरा रहेगा कि प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, समय से पहले जन्म। साथ ही लो बर्थ वेट हो सकता है, बच्चे का जो वजन होगा वो क्या हो सकता है, कम वजन का पैदा हो सकता है। उसके फेफड़ों पे असर पड़ सकता है, वीक लंग्स होंगे। और साथ ही मृत्यु दर बढ़ने की भी संभावना होती है, डेथ रेट जो है इसमें हाई होता है अगर माता स्मोकिंग करेगी या निकोटीन का सेवन करती है तो। निकोटीन क्लियर। अब देखो, ड्रग्स जैसे कोकीन या फिर हेरोइन लेता है कोई लेती है माँ, तो इसका असर उसके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, बालक के तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना हिंदी में, उसमें क्षति हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जन्मजात विकृतियाँ, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, ये सब चीज़ें बच्चे को आगे चल के फेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो कोई भी जो माँ है बनने वाली है गर्भावस्था में, वो इन सब चीज़ों से परहेज करे तो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब देखो मेडिसिन्स, औषधियाँ, कौन सी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के या फिर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी खुद से दवाई नहीं खानी है। देखो 19 लगभग, ये जो थैलिडोमाइड लिखा हुआ है ना, ये 1950 to 60 के दशक में ये फेमस दवाई थी। इसको ना उल्टी मतली होता है ना, जी मिचलाता है, उसको रोकने के लिए दी जाती थी। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता था, दिखना मतलब शुरू हुआ जैसे स्टडीज़ बढ़ी, मेडिकल साइंस एडवांस होने लगा, तो ये पाया गया कि जो हाथ पैर का जो विकास है ना वो अधूरा हो रहा था इसके कारण कई लोगों में। मतलब बच्चों का जो गर्भ में बनता है ना, अंगों की नींव रखी जाती है, ऑर्गन बनते हैं, तो उसमें जो हाथ पैर का ना अधूरा विकास दिखाई दिया, या फिर ऑर्गन जो बने उसमें विकृति या फिर अनुपस्थिति, मतलब हाथ, एक हाथ है दूसरा नहीं है, या फिर जो भी ऑर्गन्स हैं, आँख ही नहीं बन रही है, समझ रहे हो, या फिर बन भी रही है तो विकृत सा बन रहा है, अजीब सा। ठीक, शारीरिक विकलांगता दिखाई देने लगी। और सबसे ज़्यादा जो ये दवाई है ना, कौन से स्टेज में नुकसान करती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो पढ़े ना ऊपर में हम लोग, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक स्टेज और तीसरा फीटल स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो थैलिडोमाइड है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हानि पहुंचाता है। क्लियर है। और एक और दवाई देखो, एक्यूटेन। एक्यूटेन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुहासे होते हैं ना, एक्ने, पिंपल, उसकी दवा है। तो इसको लेने से क्या साइड इफेक्ट दिखा, अधूरा मस्तिष्क विकास, ठीक है, हार्ट डिफेक्ट, हृदय जो है ना, हार्ट मसल, उसमें मतलब क्षति या फिर कुछ ना कुछ विकृति। और साथ ही ब्रेन को भी अफेक्ट करता है ये। ब्रेन का मतलब बौद्धिक अक्षमता दिखाई दे सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं जिसे। ठीक है, यह भी एक स्ट्रॉन्ग टेराटोजन है। क्लियर है इतनी बात। और जो अगला पॉइंट, संक्रमण, इन्फेक्शन, रूबेला हो गया, HIV हो गया, फिर अलग सूक्ष्म जीव होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या कर सकते हैं, बच्चे के इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, जो प्रतिरक्षा तंत्र, उसको कमज़ोर कर सकते हैं। क्लियर है। अब रेडिएशन देखो, विकिरण लिखा रहता है, हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे कराने, विकिरण क्षेत्र कृपया दूर रहें या फिर अनावश्यक न प्रवेश करें। तो जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा DNA पे, DNA को डैमेज कर सकता है ये, कैंसर का खतरा हो सकता है, या फिर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अधूरा हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। और साथ ही अन्य इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिन्स हैं, उसमें पर्यावरणीय प्रदूषक कहते हैं हिंदी में, पारा हो गया, मरकरी, सीसा, लेड, या फिर इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं, ये भी आपके मतलब बच्चे की ब्रेन को डैमेज करता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं उसमें, यानी कि सीखने संबंधी कठिनाइयाँ। ठीक है, कोई चीज़ को सीखने की प्रोसेस में वो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ठीक है, टेराटोजन क्लियर है। देखो, है तो छोटा सा, ये आजकल पूछने लगा है सीटेट वगैरह में, टीचर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, शिक्षक भर्ती में, तो ये टेराटोजन पूछा है, प्रश्न ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रहेगा ना, टेराटोजन मतलब वो सारे बाहरी एजेंट्स जो कि बच्चे के भ्रूण विकास को प्रभावित करते हैं।
ठीक। टेराटोजन से ही जन्मजात विकृतियों का खतरा अधिक होता है। अब तीसरी स्टेज है भ्रूणोत्तर, यानी कि गर्भस्थ शिशु, फेटल स्टेज। इस वाली स्टेज में ही आकर के एक्चुअल रूप से उससे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, गर्भस्थ शिशु। अब इसमें ना उसका सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, लिखा ना, देखो अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, अच्छे से सब डेवलप हो गए हैं। बच्चा एक्चुअल में पूरी तरह से दिख रहा है कि हाँ ये बच्चा एक शेप में डेवलप हो गया है। अब यहाँ वो क्या करता है, धीरे धीरे पूरी संरचनाएं तो उसकी बन गई, ठीक, और इसको क्या कहा जाने लगा यहाँ पे फीटल स्टेज में, उस बच्चे को फीटस कहा जाने लगा। अब एम्ब्रियो से वो फीटस कहलाने लगा, ठीक। लंबाई जो इसकी है, वो वजन, ये सब में ना एकदम खूब तेजी से वृद्धि होने लगेगा इस स्टेज में, ठीक है। जो भी सारे ऑर्गन स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हार्ट जो है वो पूरी तरह से वर्क करने लगता है, फंक्शन करने लगता है। लंग्स जो हैं, जो फेफड़े हैं, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे और ब्रीदिंग उसकी चालू हो जाएगी, श्वसन अभ्यास करने लगता है, ठीक है। और जो भ्रूण है ना, वो सुन सकता है बाहर, अगर उसको जैसे नहीं पूछते हैं पेट पे हाथ रख करके कि पापा बोल दे, जो उसके फादर होंगे वो बोलेंगे चल बेटा पापा बोल, मैं पापा हूँ, तो वो सुन करके ना प्रतिक्रिया करेगा, रिफ्लेक्सेस शो करेगा। कैसे करेगा, हाथ पैर हिलाता है तो जो पेट की ऊपरी लेयर है, लाइनिंग, उसमें ना वो मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो जो ये भ्रूणोत्तर या फिर गर्भस्थ शिशु, फीटल स्टेज है ना, इसी स्टेज में माता को शिशु की हलचल जो है वो महसूस होने लगती है, और इसी हलचल को क्या कहते हैं, क्विकनिंग, क्विकनिंग कहते हैं ना, क्विकनिंग कहते हैं। जो हलचल करता है ना, इस वाली स्टेज को क्विकनिंग कहते हैं। 4 से 5 महीने के आसपास ये चीज़ फील होने लगता है। इसी स्टेज में जो शिशु है जीवित रहने योग्य बनता है, वाइबल बनता है, यानी कि अगर समय से पहले अगर जन्म भी हो गया तो इस स्थिति में भी वो सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइवल जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब इसका जो शरीर है तैयार हो चुका होने लगता है, किसके लिए, जन्म लेने के लिए, ठीक। अंतिम महीनों में वजन वृद्धि और मस्तिष्क अधिक विकसित तेजी से होगा, ठीक है। इसी वाले स्टेज में जो अंग है ना अच्छे से विकसित होंगे और थोड़ा स्पीडली होंगे, तभी उसकी लंबाई और वेट में भी ना ग्रोथ देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बाल विकास की जो पहली वाली अवस्था है ना, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी को विस्तार से समझा है, और हमने देखा है कि किस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान माँ का पोषण, अच्छा एक टॉपिक छूट गया कि प्रेगनेंसी में माता को या फिर बच्चे को कौन कौन सी चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वो होते हैं न्यूट्रिशन, ठीक, हेल्थ और डॉक्टरी सलाह, भावनात्मक स्थिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इमोशनल जो उसकी कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, वो भी प्रभावित करता है बच्चे के विकास पे, ठीक। और बाहरी कारक जैसे टेराटोजन मैंने बताया ही, अल्कोहल, निकोटीन, दवाइयाँ, इन्फेक्शन, एक्सरे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है अजन्मे शिशु को ना उसके जो डेवलपमेंट है, अजन्मा शिशु मतलब कि जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, उसने बाहर अभी कदम रखा नहीं है, गर्भ में पल रहा शिशु है, उसके विकास को ना एकदम डीपली अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के इतना तो स्पष्ट है कि बाल विकास की नींव जो है, ठीक है, फाउंडेशन जो है वो गर्भ में ही पड़ जाती है, ठीक है। बाल विकास की जो नींव है वो गर्भ में ही पड़ जाती है। और अब गर्भावस्था के बाद जब ये शिशु है अच्छे से तैयार हो चुका है, 9 महीने का अपना जो 9 महीने की यात्रा है वो पूरी करके अब इस दुनिया में कदम रखने वाला है, एक नए स्टेज में प्रवेश करने वाला है, और इसी स्टेज को हम कहते हैं क्या, इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, शैशवावस्था। देखो चुटकू सा ये जन्म लेने के बाद बेचारा बेड में माता के साथ बगल वाली झूले में या पालने में आराम से सोया हुआ है, ठीक। तो गर्भावस्था के बाद शिशु एक नए स्टेज में प्रवेश करता है, इसे ही हम कहते हैं इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था, ठीक। तो आज की क्लास में हमने गर्भावस्था को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। अब हम अगली क्लास में हम जानेंगे कि जन्म के बाद वो शिशु जब इस दुनिया में आ जाएगा, शैशवावस्था की स्थिति में स्टेज में प्रवेश करेगा, तो उसका शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी अब उसमें ऐड हो जाएंगे, और ये सारे विकास किस प्रकार से होंगे ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, और ज्ञान यज्ञ फैमिली को और बड़ा बनाएं, ठीक है।
ये क्लास अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो ज्ञान यज्ञ चैनल नहीं, फैमिली को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो भी जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो टीचर हैं वो भी, उन सभी से शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।